सुनो भाई, क्या बात चल रही है? बातें बंद करेंगे? सही, दरवाजा भी बंद करवा दें यहां से प्लीज। जी जनाब साहब, हमारा जो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होता है, प्लीज बताइए क्या नाम है हमारे पहले चैप्टर का? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ाते हैं आपको बताएं जनाब साहब? हैं जी? नहीं, अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो बहुत कुछ पढ़ाते हैं। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी तक पहुंचे। आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं? अगर मुझे अपनी कॉपी दिखा दें प्लीज। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सर आवाज आ रही है? वहां पे चेक करेंगे, आवाज आ रही है उसमें? ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग पढ़ाने के बाद हमने आपको आयनाइजेशन एनर्जी की क्या लिखवाई हैं। आई थिंक आपको एक टेबल दिया जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज लिखी हुई थी। उन आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज को भी देखकर, और वैसे भी हमने जब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है तो हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पहली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा होती है। रीजन हमने उसकी क्या निकाली कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना होता है? वो निकालना है फ्रॉम अ यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन, जिसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है और उसका रेडियस जो है वो थोड़ा छोटा होता है, जिस वजह से पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। फिर हमने कहा क्या सिर्फ पहली और दूसरी वैल्यूज आपस में ऐसे रिलेटेड हैं या हर आने वाली वैल्यू हर अपनी पिछली वैल्यू से ज्यादा होती है? तो हमने कहा हाँ जी सर जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती जाती हैं? ज्यादा ही होती जाती हैं। फिर हमने कहा ये किस ट्रेंड से ज्यादा होती हैं? ट्रेंड तो नहीं है, बस एकदम से ही वैसे ज्यादा होती रहती है लेकिन समटाइम एकदम से ज्यादा हो जाती हैं। ये जो एकदम से ज्यादा या एकदम से बहुत ज्यादा होना है, एक तो ट्रेंड है सर ज्यादा होना है, फिर है जी उस ज्यादा होने में लार्ज इंक्रीज, उसका क्या मतलब है? और ज्यादा होने में ट्रमेंडस इंक्रीज, उसका क्या मतलब है? तो हमने पढ़ा है लार्ज, वैसे तो हर अगली वैल्यू इंक्रीज दी है, लेकिन लार्ज इंक्रीज का क्या मीनिंग है? लार्ज इंक्रीज मतलब सब शेल चेंज होगा, और वेरी लार्ज इंक्रीज का मतलब क्या है? मेन शेल चेंज होगा। उसके हिसाब से हमने कोई एक एलिमेंट एक्स का कुछ लिखा और पता नहीं उसका ग्रुप नंबर डिजाइन किया, फिर उसके अंदर वो NH2NP3 डिजाइन किया, फिर फोर्थ वैल्यू को हमने देखा कि वो थर्ड वैल्यू के मुकाबले में वेरी लार्ज हैसियत रखती थी, एंड देन उसमें कुछ स्पिन पेयर रिपल्शन वाली बात भी हमने कर ली। और आखिरी जो एग्जांपल है, हमने कोई एक सवाल लिखा, पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2px और 2py और 2pz वाला। आई थिंक मैं उसका वैसे जवाब सुनना चाहता हूं। फिर आपने आखिरी सवाल लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन में से पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कौन सा निकाला है पहले? अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि नाइट्रोजन में से पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई जवाब सोचिए, जवाब सोचिए प्लीज। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करें जी बुशरा। जी 7 एटॉमिक नंबर है। जरा सबके सब सुने जी क्या कह रही हूं। 1s2 2s2 2p3, क्या है जनाब? 2p3। तो उनका जो वैलेंस सब शेल है वो कौन है? 2p है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो 3 हैं। और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे पड़े हैं? अलग अलग पड़े हैं। हमने कहीं जुमला पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स अवॉइड पेयरिंग अप इफ एम्प्टी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। एक स्टेटमेंट याद है आपको? अच्छा, तो अलग अलग होंगे, इसका मतलब कैसे अलग अलग होंगे? एक px के अंदर होगा, एक py के अंदर होगा, एक pz के अंदर होगा। तो कौन सा निकलेगा पहले? क्यों? py एंड वाला नहीं है, px एंड वाला नहीं है, वो तो सेम एनर्जी लेवल पर है। तो हाउ कैन यू से कि pz निकलेगा? कोई भी निकलेगा।
उनमें से क्या होगा भाई? गौर से मेरी बात सुनिए, ये जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में ऑक्सीजन बताया है, ऑक्सीजन में मैंने कहा पहले 2px निकलेगा। क्यों? वो इस वजह से नहीं कहा कि पहले है 2px का एनर्जी लेवल, 2py का एनर्जी लेवल और 2pz का एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। तीनों का एनर्जी लेवल सेम था। फिर हमने कहा कि सेम एनर्जी लेवल पर 2px में कितने पड़े और दोनों आपस में कैसे हैं? स्पिन पेयर रिपल्शन है। बेशक उसको मैग्नेटिज्म ने ओवरकम करके करीब रखने की कोशिश की है, बिल्कुल की है, लेकिन हम उसको यहाँ पे एड्रेस, हम बस इतना बोलते हैं सर क्यों करीब है, तो है जी किसी वजह से करीब है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स है ही नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है रिपल्शन की फोर्स है, जिस वजह से उस इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें हेल्प करेगी क्या करने में? उसको डिटैच करने में, उसको रिमूव करने में, उसको लूज कराने में। तो ऑक्सीजन के केस में आई थिंक आपने कहा कि although the 3p orbitals have the same energy levels but the 2px orbital is paired, so due to the spin pair repulsion the electron from 2px mention करना है यहाँ पे, किसकी बुक है? electron from 2px is easy to remove, hence it will be removed first. मैं समझा देता हूं, आप सवाल लिख दीजिए। अब दोबारा सवाल लिखें, एक्सप्लेन विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फर्स्ट, और क्या लिखें? एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बल्कि सवाल तो लिखा हुआ है शायद, इन द फॉलोइंग एग्जांपल लिखा हुआ है ना, तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल को एग्जांपल्स कर लें। पहली एग्जांपल क्या लिखिए? ऑक्सीजन, सीधा सीधा दूसरी एग्जांपल नाइट्रोजन कर लें। क्योंकि आपने ऊपर सवाल कैसे लिखा हुआ था? एक्सप्लेन विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉलोइंग एग्जांपल है, तो मैं एग्जांपल्स कर लें, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स कर लें। कल आपने डिस्कस किया ऑक्सीजन को, मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं नाइट्रोजन को। इट इज 7 और 14 0 है। अगर आप इसकी ओ लेवल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो तो 2,5 है, लेकिन अगर आप इसकी 1s2 2s2 2p क्या 3 देखेंगे तो ये होगा। अब उसमें अगर आप इसको एनर्जी लेवल्स के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो मेरे पास दो बातें हैं, या तो मैं इसको ऐसे शो करूंगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे हायर लेवल पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे हायर लेवल पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी बुशरा क्या कह रही हैं आप, कैसे भरूं? वैसे मैं इधर से शुरू करता हूं, तो आप चाहती हैं इधर से करूं, ये ले कर दिए, तो कोई मसला है? मुझे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा इधर रख ले, फिर तीसरा इधर रख ले, ये ले। तो चले, वो एग्जांपल दे रही हैं मुझे कार्बन की, वो कहती हैं सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें जरा 2,4 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन का बनाइएगा मत, बस मैं उनके सवाल के जवाब को दे रहा हूं जी। अब बताइए आप क्या कह रही हैं कि 2p में 2 है, तो वो कहते हैं सर आप बनाते हैं एक इधर और एक बनाते हैं इधर, तो वो क्या आप किधर बनाना चाहते हो? एक इधर और एक इधर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पूछे क्यों नहीं? सेम एनर्जी लेवल है, और सेम एनर्जी लेवल के नाम किसने रखे हैं? मैंने रखे हैं नाम। क्या इसका नाम क्या है? P कौन सा X, इसका नाम क्या है? P कौन सा Y, इसका नाम क्या है? P कौन सा Z। और अगर आप कहें सर जी ये X Y Z नहीं है, ये X है, ये Y है, ये Z है, मैं पहले जिसको आप पहले देखेंगे उसको क्या बोलेंगे? तो जिसको पहले लिखते हैं, जिसको पहले देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? Px बोलते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो 3 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, ऐसे पड़े हुए हैं, और इन 3 ऑर्बिटल्स का क्या सीन है? आप कहें सर इन तीनों में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्लैक वाले में है, एक इलेक्ट्रॉन ब्लू वाले में है, बस 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब मैं कहूं जी ब्लैक वाला Px है, ब्लू वाला Py है, और अगर आप कहें नहीं सर ब्लैक वाला Pz है और ब्लू वाला Py है, आप कहें नहीं सर ये ब्लैक वाला जो है वो Px है और ब्लू वाला जो है वो Pz है, तो वो तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को आप X बोलें।
जिस मर्जी को आप y बोलें, जिस मर्जी को आप z बोलें, लेकिन हाँ अंग्रेजी भी किसी बला का नाम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कोई चीज होती है, तो इसलिए वो x y z करके मैं पहले x को भरता हूं तो फिर y को भरता हूं तो फिर मैं z को भरता होता हूं। अदरवाइज अगर आप इन तीनों में से कहीं पर भी, मतलब इससे पहले कौन है, वैसे इससे पहले कौन है जी, बोरॉन है, उसको अगर आप ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p1, आप किसी भी डब्बे में क्या कर लें, किसी भी डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन लगा दें, क्या कर लें जी, मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि सर आप इधर क्यों लगाते हैं, आप इधर लगा लें भाई, आप इधर लगा लें, ये ले, मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है। बस इन तीनों में से किसी भी लेवल पर एक है, क्योंकि तीनों लेवल्स के हैं। अच्छा, अब आप जिस लेवल पर ये इलेक्ट्रॉन रखेंगी, मैं थोड़ी होशियारी क्या करूंगा, मैं उसको कहूंगा वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आप कहें एक्स एक्सिस इधर रखा है कि एक्स एक्सिस उधर रखा है, वो तो हमारा अपना एक मैथमेटिकल सेंस है, ठीक है। बहरहाल आई थिंक जो आप कहना चाह रही है मैं आपको समझा चुका हूं। बहरहाल अच्छा, वैसे एक और स्टाइल भी, इसी को लिखने का एक और तरीका भी है कि सर वाई एक्सिस बनाएं, एनर्जी एक्सिस बनाएं, एनर्जी एक्सिस में इसको बोले n इज इक्वल टू 0, यू रिमेंबर दिस, n इज इक्वल टू 1, इस लेवल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ जी 2, फिर यहां पर कहीं पर है क्या, n इज इक्वल टू 2, उसमें से एक लेवल किधर है, इधर है, और एक लेवल किधर है, इधर है, हाँ जी। अब बताएं क्या करूं, इस पे ये कौन सा लेवल है, 1s2, तो इस 1s2 वाले लेवल का क्या करेंगे आप, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बल्कि सीधे सीधा ये ड्रॉ करें, ये करें, एक इधर है जी, एक इधर है, फिर एक इधर है, एक इधर है, फिर एक होता तो इधर बनाता, ये कहीं भी बना लेता, 2 होते तो एक इधर बनाता, एक इधर बना लेता, या एक इधर एक इधर, 3 होते तो एक इधर एक इधर एक इधर बना लेता, ये ले। और अगर 4 होते तो किसी भी एक आधे को पेयर कर देता, नेचुरली किसको, एक्स को, नेचुरली किसको, क्यों, एक्स पहले आता है साथ, लेकिन वो लिखने में पहले आता है, वो एटम के अंदर पहले और बाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एटम के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों की क्या है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है, क्या डिफरेंट है, तो ओरिएंटेशन डिफरेंट है, वो हमने नाम रख दिया, का नाम एक्स करो, का नाम वाई करो, का नाम जी करो, ठीक है। तो बहरहाल अगर मैं कल वाले सवाल के साथ इस वाले को पढ़ाना चाहता हूं तो सुनिएगा, मैं ये नहीं पढ़ाना चाहता अभी, मैं आपको ये वाली मिसाल देना चाहता था ताकि मैं कल के टॉपिक के साथ रिलेट कर सकूं। और कल का टॉपिक क्या था कि इस वक्त कौन क्या सवाल है, एक्सप्लेन विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बताएं जी किसको निकालेंगे पहले, सर किसी को भी निकाल लें, फ्रॉम व्हाट, किसी को भी निकाल लें फ्रॉम द 2p सब शेल, या px में से, या 2py में से, या 2p, अच्छा अगर आप px बोलेंगे तो मैं ऑर्बिटल बोलूंगा, अगर आप सिर्फ p बोलेंगे तो मैं सब शेल बोलूंगा, p सब शेल में से किसी को भी निकाल लें, ठीक है। तो क्या जवाब लिखेंगे जी लिखें, एनी इलेक्ट्रॉन, प्लीज ये कार्बन और बोरॉन वाली एग्जांपल्स मत दीजिए, मैं नाइट्रोजन की एग्जांपल को फॉलो करना चाहता हूं, सिर्फ मैं नोट्स में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की एग्जांपल को फॉलो करना चाहता हूं, कन्फिगरेशन लिखने मत करके, एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2p subshell, any electron from the 2p subshell, from the 2p subshell, 2 वो numbers वाला, 2 maths वाला 2p subshell can be removed first, can be removed first. वजह, because the 3 electrons in 2p subshell are at the same energy level, because the 3 electrons in the, because the 3 electrons in the what, in the 2p subshell, in the 2p subshell are at क्या, are at same energy level, are at same energy level.
आर एट सेम एनर्जी लेवल। उनमें सिर्फ क्या फर्क क्या है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन दोज ऑर्बिटल्स इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन the only difference between the three, अब वो THREE वाला 3 लिखना है, the only difference between the 3 p orbitals is their orientation, okay, that is x axis, y axis and z axis. I dot E, that is क्या? That is x axis, y axis and z axis. That is x axis, y axis and z axis. तो यहां तो वो मसला ही नहीं है। ऑक्सीजन में क्या मसला हो गया था, थे वहां पे भी सेम एनर्जी लेवल पर, तो हम किसी को भी निकाल सकते थे, लेकिन एक मसला था, एक पेयर था, उस पेयर में एक एक्स्ट्रा रिपल्शन थी, उस रिपल्शन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है भाई? एनीवन? आई थिंक ये मेरा वो, मैं कल भी वैसे स्पेसिफिकेशंस को देख रहा था कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। प्लीज अगर कोई अपनी स्पेसिफिकेशन मुझे दे दें तो मेरे लिए जरा आसान होगा उसको देखना कि मैं अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ। क्या करते हैं? नहीं, बस इतना, आप अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। पहले अप होता है फिर डाउन होता है, पहले फॉरवर्ड होता है फिर डाउन बैकवर्ड होता है, तो पहला वाला बनाना है ऊपर वाला बनाए। लेकिन हाँ, बात आपकी ठीक है कि अगर सर मैं पहले सारे नीचे बना लूं बाद में सारे ऊपर बना लूं तो ठीक है, मर्जियां ठीक है, लेकिन एक सिंटेक्स को भी तो फॉलो करेंगे। मतलब अगर आप कल को ये कहना स्टार्ट कर दें सर मैंने इंग्लिश यहाँ से नहीं यहाँ से लिखनी है, तो अब लिख तो सकेंगे आप, लेकिन दिमाग खराब हो जाएगा। तो इंग्लिश लिखने का एक तरीका है कि यहीं से लिखेंगे, ठीक। सो आयनाइजेशन एनर्जी की स्पेसिफिकेशंस हम देख रहे हैं। अगर जिसके पास है प्लीज खोल के बैठा करें। आपको मालूम होना चाहिए कि स्पेसिफिकेशंस आपकी अलग से नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आपकी नोटबुक के पहले पेज पे स्टेपल होनी चाहिए, मिल्की पहले पेज पे स्टेपल रखा करें, ताकि बार बार वहां से कंसल्ट करना पड़ता है, आपको भी कंसल्ट करना होता है, मुझे भी कंसल्ट करना होता है। सुनो जी, क्या बात हो रही है? डिफाइन एंड यूज द टर्म फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। डिफाइंड तो हो गया है, यूज देख लेंगे आगे। कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट फर्स्ट, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज। यस, वो हमने आयोनाइजेशन एनर्जीज की इक्वेशंस बना ली थी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है। बल्कि कल तो हमने ये भी डिस्कस किया था, दो इकट्ठे निकालने हैं। वो M एटम से M2 पॉजिटिव आयन पे गए थे कल, और उसको क्या कहता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज। फिर कहता है कि जो ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड है ये रहता है, वैसे थर्ड वाली लाइन रहती है, मैं उसको शायद ये वाला पढ़ाऊं तो आगे देखते हैं। आगे चौथे पे क्या लिखा हुआ है? कहते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार वो क्यों वेरिएशन आ रही है, वो इंक्रीज क्यों आ रहा है, फिर लार्ज इंक्रीज क्यों आ रहा है, फिर वेरी लार्ज इंक्रीज क्यों आ रहा है। तो मैंने तीनों बातें आपको समझा दी हैं। इंक्रीज क्यों आता है? न्यूक्लियर पुल के ज्यादा होने की वजह से। लार्ज इंक्रीज क्यों आता है? सबशेल अंदर आ जाने की वजह से। वेरी लार्ज इंक्रीज क्यों आता है? मेन शेल के अंदर आ जाने की वजह से। मतलब जितना ज्यादा साइज छोटा होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर अंडरस्टैंड दैट आयोनाइजेशन एनर्जीज आर क्या? are due to the attraction between the nucleus and the outer electron. Yes, उसी एनर्जी उसको अट्रैक्शन को ओवरकम करने का काम है, बिल्कुल ठीक। अंडरस्टैंड बल्कि नहीं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, डन। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, डन। शील्डिंग बाय इनर शेल्स, डन। सब शेल्स, डन। स्पिन पेयर, आई थिंक मैं सारे, हाँ जी, सारे वर्ड्स को मैं कहीं ना कहीं बीच में एंगेज कर चुका हूं। Deduce the electronic configuration of elements using successive ionization energy data. तो डेटा देखकर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में कुछ ना कुछ बता ही सकते हैं। क्या बता सकते हैं? वो मेन शेल बता देते हैं, फिर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बता देते हैं। कल तो हमने इवन वो सब शेल का डिफरेंस भी बता दिया है, काफी है। फिर डिड्यूस द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल यूजिंग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी डाटा। वो ग्रुप नंबर 5 है कि ग्रुप नंबर 15 है। हाँ, क्या पता पीरियड भी बता लें। ये पीरियड कैसे बताएंगे? कितनी दफा टोटल बड़ा जाम पाएगा,
अगर वो सारी बता देता है, वैसे अगर हमें सारी आयनाइजेशन एनर्जीज पता चल जाए तो हमें सीधा सीधा एटॉमिक नंबर ही पता चल जाएगा उसका। तो जब एटॉमिक नंबर ही पता चल जाए तो बाकी हमें कुछ करने की, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसका उसकी पोजीशन को पीरियड नंबर बोलूंगा, मैं इस वक्त पोजीशन को क्या बोलूंगा, ग्रुप नंबर ही बोलूंगा। कि जितने पिछले सालों में सवालात आए हैं उसने 15 वैल्यूज ही लिखी और मैं 5-6 वैल्यूज लिखी और 5-6 वैल्यूज में से क्या किया है, दूसरी या तीसरी या चौथी क्या होती है, ट्रमेंडस इंक्रीज वाली होती है। और वहां से हम सिर्फ क्या पता करते हैं कि वैलेंस शेल में कितने थे तो ग्रुप नंबर कितना था। मेरा नहीं ख्याल के इतनी को 50 वैल्यूज देके तो पीरियड नंबर हमसे पूछेगा। आई थिंक एक चीज पर रह गई है, क्या ट्रेंड रह गया है अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ये लीजिए जनाब से एक काम करें जी, ट्रेंड हेडिंग दीजिए, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। क्या लिखें जी, लिखें डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी the trend of ionization energies describe and explain the trend of ionization energies। पहले क्या करें, आई थिंक जो आसान काम है पहले वो कर लेते हैं। आसान काम है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप दो बातों का है, डाउन द ग्रुप लिखें जी पहले। Describe and explain the what trend of ionization energies down the group। तो डाउन द ग्रुप को डिस्कस करेंगे जी। बताएं सनाब साहब कौन से ग्रुप को डिस्कस करूं? आई थिंक ग्रुप नंबर 2 को डिस्कस करता हूं। डाउन द ग्रुप में ग्रुप नंबर 2 डिस्कस करूंगा। कौन है ग्रुप नंबर 2? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आई थिंक यही है, स्ट्रोंशियम और बेरियम और शायद वो रेडियम भी कुछ है। ग्रुप नंबर 2 को देखते हैं जनाब साहब। मैं पहले यहां से स्टार्ट करूं। पहले मैं ग्रुप नंबर 2 के नाम लिखवा देता हूं आपको। It is Be for beryllium, Mg for magnesium, Ca for calcium। कैल्शियम का स्ट्रोंशियम है कि बेरियम है? आई थिंक इट इज स्ट्रोंशियम। फिर क्या है? फिर इट इज बेरियम। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर बताएंगे तो इट इज 4, इसका 12, इसका 20, इसका 38, इसका 56। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इट इज 2,2, इट इज 2,8,2, 2,8,8,2 जी। स्ट्रोंशियम की बताएंगे, मैंने बहुत दफा लिखी है वैसे 2, 8, 18, 8, 2, 2,8, 18,8, 2। फिर बेरियम की 8, 18, 18, 8,2। ओके जी। तो डाउन द ग्रुप सबसे पहली चीज क्या होती है सर जी? डाउन द ग्रुप सबसे पहली चीज तो ये होती है, आई थिंक मैं बिल्कुल वही नोट्स लिखूंगा जो आपने एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप के साथ लिखे हैं। प्लीज उस पेज पे रहें जहां पे आप एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप वहां एटॉमिक रेडियस के लिए डाउन द ग्रुप के नीचे जाते हुए क्या हो रहा है? हाँ जी, आप उसमें शील्डिंग इफेक्ट का जिक्र करते हैं या न्यूक्लियर चार्ज का जिक्र करते हैं? वैसे तो दोनों का करते हैं, लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंस किसको देते हैं? शील्डिंग इफेक्ट को देते हैं। तो मैं उसी तरह शील्डिंग इफेक्ट को सिग्निफिकेंस दूंगा। क्या जनाब साहब लिखना है मैंने? वैसे अगर आप देखें तो यहाँ कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। यहाँ कितने हैं? 3 शेल्स हैं। यहाँ कितने हैं? 4 शेल्स हैं। यहाँ कितने हैं? 5 शेल्स हैं। यहाँ कितने हैं? 6 शेल्स। और अगर आप इनर शेल्स काउंट करते हैं तो इनर शेल्स आप उधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4। अगर आप कहते हैं सर जी यहाँ क्या है? 1 इनर शेल है, यहाँ क्या है? 2 इनर शेल्स हैं। फिर 3
इनर शेल्स हैं, फिर 4 इनर शेल्स हैं, फिर 5 इनर शेल्स हैं। एंड यू नो, अगर आपने नोट्स लिखने हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि एटॉमिक रेडियस वाले नोट्स और आयनिक रेडियस वाले नोट्स जैसे लिखे थे बिल्कुल वैसे लिखिए। मैं एंड पे आयनाइजेशन एनर्जी समझा दूंगा आपको। क्या लिखा वहां पे आपने पहली बात, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप में पहली बात क्या लिखी हुई है? एज यू मूव डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक नंबर वाली बात लिखी हुई है। तो लिखें जनाब साहब, क्या लिखेंगे? एज वी मूव डाउन द ग्रुप बताओ जी, सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे? क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या करता है बच्चों? इंक्रीज। मतलब प्रोटॉन नंबर क्या करता है? इंक्रीज। मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज। लेकिन क्या हम डायरेक्टली कहा है हमने वहां पे कि पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाती है? नहीं कहा। तो दूसरा फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इनर शेल्स क्या होते हैं? तो इसका मतलब क्या निकाला था हमने? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज। अच्छा, तो फिर अब क्या करूं? अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो प्लीज बताइए क्या बोले भी हम? तीसरी चीज क्या लिखी हुई है वहां पे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, या इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, या पुल ऑफ द न्यूक्लियस लिखा हुआ है? तीसरी बात क्या लिखी हुई है? हाँ, न्यूक्लियर पुल या पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। तो तीसरी चीज है पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द व्हाट? ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या हो रही है? क्या होती है सर जी? वो इंक्रीज नहीं, बल्कि वो, चूंकि हमने क्या कहा था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? क्यू न्यूक्लियर चार्ज ओवर शील्डिंग इफेक्ट का स्क्वायर लगाया था हमने यहाँ पे। जिसका मतलब क्या है कि सर न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होता है तो पुल क्या होगी? पुल ज्यादा होगी। लेकिन अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो पुल बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ओवरऑल काम क्या होता है? पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आपने लिख दिया है। क्या करें? इस पुल को ओवरऑल क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन चूंकि शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है, उस वजह से क्या होगा सर जी? उस वजह से पुल ऑफ द न्यूक्लियस ओवरऑल क्या हो जाएगा? पुल कम हो जाएगी। इस बात को वैसे हमने क्या किया है? ब्रैकेट में लिखें, ज्यादा बेहतर है। इसको ब्रैकेट में लिखें। जब पुल कम हो जाती है तो एक सवाल है वैसे, पुल अगर कम हो जाए तो आपने आयनिक रेडियस के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? सॉरी, एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? सर पुल अगर कम होगी है तो एक तरफ आपने कहा था एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ क्या कहूंगा? आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा हो गया है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया है, पुल कम हो गई है, वैसे तो मुझे डायरेक्टली क्या कह देना चाहिए? आपने सेम नुक्तों की बुनियाद पर क्या कहा था? पुल कम हो गई है तो आपने कहा था एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो गया है। मैं क्या कहूंगा? पुल कम हो गई है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन भी कम हो गई है। तो मुझे या तो क्या कहने दें, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, या फिर आपके नहीं सर पहले एटॉमिक रेडियस लिख लें। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, और हाँ सेम लिखें आयनाइजेशन एनर्जी। कौन से वाली? पहली आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस हो रही है, वो क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। क्या कर रहे हैं? सॉरी यहां तक किसी को मसला है? एनीवन? तो आप देख सकते हैं मैंने एक लफ्ज भी चेंज नहीं किया। जो मैंने कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने पॉइंट्स, जो मैंने आइडिया एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड समझाने के लिए किया था, एग्जैक्ट वही लिखकर एंड पर बस क्या बता दिया है कि भाई अगर पुल कम हो गई है, पुल कम होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन क्या हो गई है?
हाँ, अगर आप पूरा पूरा जुमला लिखेंगे तो लिख दें कि पहले लिखें सर जी, पहले लिखें एनर्जी रिक्वायर्ड टू, आप एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो वो भी कम हो जाएगी, या अगर आप इस पूरी फ्रेज को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं तो वो भी कम हो जाएगी। जी भाई क्या कह सकते हैं, नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं फर्स्ट की बात करूंगा, मैं तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है। तो अगर आप इन सब का पहला पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात बताएं तो अगर आपके पास एक टेबल है, टेबल को देखें जरा, इस बेरिलियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी बताएंगे जरा मुझे प्लीज, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की क्या वैल्यू है? 9, हाँ जी पूरी 900, 900 है। फिर मैग्नीशियम की कितनी है? 736 है। कैल्शियम की कितनी है? 590 है। स्ट्रोंशियम की कितनी है? 548 है। बेरियम की कितनी है? 502 है। प्लीज लुक एट द वैल्यूज, व्हाट इज हैपनिंग टू द वैल्यूज? वैल्यूज नीचे जाते हुए क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं। और वो क्यों डिक्रीज हो रही हैं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। किन लफ्जों में एक्सप्लेन कर चुका हूं? एग्जैक्टली उन लफ्जों में जिन लफ्जों में आपने एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन किया था। एटॉमिक रेडियस नीचे जाते हुए क्या हो रहा है? वो नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो उसको रिमूव करना मतलब आसान हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। एंड द वैल्यूज आर आपके सामने 900, 700, 600, 500, 550, पूरे 500, खैर जो भी है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। अब यही ट्रेंड आप ग्रुप नंबर 2 में भी देखेंगे, यही ट्रेंड आप ग्रुप नंबर 17 में भी देखेंगे, यही ट्रेंड आप किसी भी ग्रुप में देखेंगे। मुझे बात बताएं जरा, ग्रुप नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 में सबसे पहला कौन है? लिथियम की वैल्यू बताएं, 519। सोडियम की वैल्यू बताएं, 494, कम हो गई है। पोटाशियम की वैल्यू बताएं, 418 और कम हो गई है। फिर उसके बाद रुबिडियम की वैल्यू बताएं, 403 और कम हो गई है। फिर सीजियम की वैल्यू बताएं, 370, तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप ग्रुप 1 की वैल्यू देखें वो भी कम। अच्छा, अब चलते हैं ग्रुप नंबर 17 पर। 17 में फ्लोरीन की वैल्यू बताएं, 1680। क्लोरीन की बताएं, 1260। ब्रोमीन की बताएं, 1140। आयोडीन की बताएं, 1010। तो कम नहीं हो रहा है, देख रहे हैं? अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, ये जो आखिरी 3 दिए उसने, आयोडीन, देखें जरा एटॉमिक नंबर्स को ऑब्जर्व करें प्लीज, जरा टेबल पे जाएं, टेबल में एटॉमिक नंबर को ऑब्जर्व करें, 1 2 3 4 5 6 7 38 से आगे चेक करें जरा, 47, 53, 55, 56, ये आखिरी चारों वैल्यूज कैसी हैं? रैंडम है ना? क्यों दी उसने 4 वैल्यूज? आपको पता है बेरियम क्यों दिया उसने? वो ग्रुप 2 पूरा करने के लिए। किसको पूरा करने के लिए? ग्रुप 2 का पूरी वैल्यूज करने के लिए। सीजियम क्यों दिया है उसने? ग्रुप 1 का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए। आयोडीन क्यों दिया है उसने? ग्रुप 17 को पूरा करने के लिए। पता नहीं है सिल्वर क्यों दिया है, ये मुझे नहीं पता। जैसे पेयर टेबल खोले, सिल्वर किसके नीचे है? कोई ट्रांजिशन है, लेकिन इसको क्यों दिया यहाँ पे? क्या कह रहे हैं, सिल्वर किसके नीचे? हाँ जी, कॉपर के नीचे है। हाँ जी, कॉपर की क्या वैल्यू है? नहीं, कॉपर की फर्स्ट आयनाइजेशन कितनी है? 745। कितनी है? और सिल्वर की कितनी है? 731। वो तो कम ही रहा है, तो बस उसने एक वैल्यू एक्स्ट्रा इधर इसलिए दे दी होगी कि भाई बाकी तो पूरे पूरे ग्रुप्स में नीचे जाते हुए कम होता ही है, इवन कॉपर के नीचे सिल्वर है तो उसमें भी क्या करोगे? उसमें भी वैल्यू कम ही होगी। ये जो ट्रेंड आपने पढ़ा है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कौन सा ग्रुप?
it can be group number 2, it can be group number 1, it can be group number 17, it can be any group, किसी भी ग्रुप में। अब मैं मिसाल आपको मैंने ग्रुप 2 की दी है, टेबल में सारे ग्रुप्स की बात आ गई है, एंड आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूँ। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप खड़ा कीजिए। डाउन द ग्रुप को लेकर अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें। मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि डाउन द ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो इज नॉट जस्ट फॉर ग्रुप नंबर 2। एक काम करिए, द सेम ट्रेंड इज फॉलोड फॉर ऑल द ग्रुप्स इन द पीरियड टेबल। लेकिन इग्नोर लिख दीजिए, द सेम ट्रेंड इज फॉलोड बाय ऑल द ग्रुप्स इन द पीरियड टेबल। The same trend is followed by all the groups in the periodic table. The same trend is followed by all the groups in the periodic table. यहाँ तक किसी को मसला है? अब क्या करें फिर? I think अब हमें डाउन द ग्रुप की बजाय अक्रॉस द पीरियड को डिस्कस करना चाहिए। प्लीज हेडिंग दीजिए, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। उधर नीचे, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज describe and explain the trend of ionization energies across the period। कौन से पीरियड की मिसाल दूं? across the period number 3, across the period number 3। ये छोटा सा इसके अंदर एक देखिएगा, गौर से देखना है जनाब। मैं क्या करूंगा, हल्का सा इसके अंदर एक मसला है, एक नहीं 2 मसले हैं। देखेंगे कि क्या मसले हैं और क्या मसले नहीं हैं। मुझे एक बात बताएं, कौन से पीरियड की मिसाल लेनी है हमने? हेडिंग दें जी पीरियड नंबर 3 की। अब डाउन द ग्रुप की बजाय अक्रॉस द पीरियड की बात करेंगे, और मैं उसमें आपको कौन से पीरियड के एलिमेंट्स बताना चाहूंगा, पीरियड नंबर 3 के। प्लीज बताएं कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो बस आप इस हिसाब से लिखिए कि पूरी लाइन में पूरे आ जाएं। एक लाइन में ये 8 एलिमेंट्स पूरे आ जाने चाहिए। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। ये अगर आपके पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं तो प्लीज बताएं इनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं? इसका है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? टू कॉमा 8,1 इसकी, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7 एंड 2,8,8। ये तो ओ लेवल वाली कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसकी थोड़ी सी ज्यादा ए लेवल वाली कॉन्फ़िगरेशन कर दें तो बताइए क्या होगा? इट विल बी नियॉन, नियॉन के बाद क्या? हाँ जी 3s1। इट विल बी नियॉन, नियॉन के बाद क्या? 3s2। इट विल बी नियॉन, फिर
3s2 3p1, then this is neon 3s2 3p2, then this is once again neon। बस अब मैं नियॉन लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, अगर आप लिखना चाहते हैं तो छोटा छोटा कर लीजिएगा। नियॉन 3s2 3p3, फिर नियॉन 3s2 3p4, फिर नियॉन 3s2 3p5, फिर नियॉन 3s2 3p6। एक लाइन और भी मैं लिखना चाहता हूं ऐसे कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये वाला। मैं इधर सिर्फ यूं करके बनाना चाहता हूं, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, इनमें से कोई एक आधा, फिर इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये वाला। ये बनाते जाएं जी। 3s2 में और 3p वाले में थोड़ा सा गैप बना के रखिएगा। ये बनाए जी। आई होप आपको समझ आ गया है कि हमने क्या बनाना है। मैंने पहले पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स लिखे हैं, फिर मैंने पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखा है, फिर मैंने पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है। पहले ओ लेवल वाली की है, फिर एएस लेवल वाली की है। एएस लेवल वाली कन्फिगरेशन में मैं उनका नियॉन लिखने के बाद क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप कहते हैं सर जी हमने नियॉन नहीं लिखना, इफ आई जस्ट टेल यू कि नियॉन इज इक्वल टू क्या 2,8, इसको बुनियाद बनाकर इसके बाद क्या कर दें, इधर 3s1 इधर 3s2, फिर 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3। अगर आप कहते हैं सर नियॉन लिखने का स्पेस नहीं है तो मत लिखें। नियॉन को मैं पहले मेंशन कर देता हूं, मैं सिर्फ यहां क्या मेंशन कर दूंगा जी, पहले 2 शेल्स, इधर भी नियॉन है, यहां कर दें नियॉन के बाद क्या 3s1, इधर कर दें 3s2, इधर कर दें 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5, फिर 3s2 3p6। अब मैंने वो 3s2 3p6 जो है वो क्या कर दिए हैं, वो नीचे डब्बे बना दिए हैं। और अगर आप यहाँ इससे पहले नियॉन के डब्बे पूरे करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि 1s2 2s2 2p6 का क्या सीक्वेंस है, 1s2 2s2 2p6। सर ये तो सबके अंदर है ही है, इसके बाद क्या है, इसके बाद सर जी किसी में 3s1 है, किसी में 3s2 है, किसी में 3s2 3p1 है। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करें भाई। ये तो मैंने अपनी तरफ से पूरे का पूरा पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उनका सारा कुछ आपके सामने रख दिया है। अब मुझे वैसे एक बात बताएं, जब आप आगे जाते हैं तो
हो क्या रहा है, वही मतलब मुझे पॉइंट्स बताएं। वो कौन से वाले पॉइंट्स सर जी? जो एटॉमिक रेडियस वाले पॉइंट्स थे। एज वी मूव अलोंग द पीरियड 3 क्या होता है? पहला पॉइंट क्या है? एटॉमिक नंबर वाला। वो क्या होता है? प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज। लेकिन चूंकि हम शील्डिंग इफेक्ट को यहां क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। क्या हो जाएगा? मतलब टोटल शेल्स या इनर शेल्स क्या हो जाएंगे? शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो सिर्फ किसकी बुनियाद पे जवाब दूंगा मैं? यहां तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा था, लेकिन हमने इसकी बुनियाद पे जवाब क्यों नहीं दिया? शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा था, उसकी बुनियाद बहुत बड़ी बुनियाद है, उसके हिसाब से ओवरऑल जवाब कम हो जाता है। क्या मैंने इस पर बड़ी बहस की हुई है? मैं भी सीधा सीधा जाना चाहता हूं अपने नोट्स की तरफ कि जनाब साहब क्या लिखें? एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है जनाब साहब? सबसे पहली बात क्या है सर जी? सबसे पहली बात यह है कि एटॉमिक नंबर क्या करता है? इंक्रीज करता है। प्रोटॉन नंबर क्या करता है? इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक होगी बात? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है सर जी के जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या है? नंबर ऑफ शेल्स की बात करें या नंबर ऑफ इनर शेल्स की बात करें या किसकी? शील्डिंग इफेक्ट की बात करें। क्या होती हैं तीनों चीजें? नंबर ऑफ शेल्स भी, नंबर ऑफ इनर शेल्स भी, और नंबर ऑफ जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या होता है? रिमेन्स द सेम या रिमेन्स कांस्टेंट? रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो शील्डिंग इफेक्ट है या इनर शेल्स हैं या नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या करते हैं? वो रिमेन कांस्टेंट हैं। तो उसको तो बिल्कुल गोली मार दें, इस फैक्टर को तो बिल्कुल इग्नोर कर दें। अब बताएं अगर ये फैक्टर चेंज ही नहीं होता तो ये तो चेंज हो रहा है ना। इसके ज्यादा होने से हमने क्या पढ़ा था? क्या होता है? पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाती है। क्या पढ़ा था हमने यहां पे? न्यूक्लियर पुल या पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी जी सर? वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर वो पुल ज्यादा हो गई तो हमने क्या पढ़ा है? तो उसका साइज क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा जी? कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज कम हो जाएगा मतलब एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगा। अब एक सवाल है, अगर एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है और न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो रही है, एटम छोटे होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो रहा है? आई थिंक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जी? देखिए जनाब साहब, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी जी? एटम का साइज छोटा हो गया है, न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर हो गया है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या कर जाएगी? वो भी इंक्रीज कर जाएगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या कर जाएगी जनाब? इंक्रीज कर जाएगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर उसने इंक्रीज करना है तो जरा वैल्यूज मुझे बताएं। वैल्यूज बताएं क्या वैल्यूज? जनरली हमने क्या रूल बनाया? जनरल असूल क्या बनाया है कि सर जी आगे जाते जाएं, अक्रॉस द पीरियड जाते जाएं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा, एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। तो चूंकि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है तो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट विल डोमिनेट। क्या इफेक्ट है उसका? इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम, एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, एंड यू नो व्हाट, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इट विल क्या? इट विल इंक्रीज। एंड यू नो द वैल्यूज आर क्या? देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। मुझे बताएं सोडियम की क्या वैल्यू है? सोडियम की वैल्यू बताएं जी। पीरियड नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये हो गया, वो हो गया, आखिरी कॉलम जाके बताएं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज का।
बताएं जनाब साहब, सोडियम की क्या वैल्यू है? 494। सोडियम की क्या वैल्यू है? अब आप ऊपर से उठा के नीचे लिख रहे हैं या मैं कहता हूं मैं ऊपर लिखना चाहता हूं? सर ग्रीन कलर का मार्कर है, जी है। जरा वैल्यूज देखते हैं जनाब साहब, मुझे वैल्यूज बोलते जाए। मिल गए। सोडियम की क्या वैल्यू बताइए? आप बेशक नीचे लिखिएगा, मैं यहां इसके साथ लेना है 494। फिर आगे मैग्नीशियम की कितनी है? 736। फिर आगे जाएं 570, क्या 736 से क्या वैल्यू है? ये छोटी वैल्यू है, होनी क्या चाहिए? आगे जाते जाते क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो एक मसला है वैसे यहां पे, एक काम करें जी, इस मसले पर स्टार का निशान लगा दें। एल्यूमिनियम पे जाएं, एल्यूमिनियम से आगे जाएं, 780 से दोबारा ज्यादा हो गई है। फिर 786 से आगे जाएं, 1060 फिर ज्यादा हो गया है। अब आगे जाएं 1000, ये क्या हो गया है सर? ये फिर कम हो गया है। इधर भी एक मसला है, इस पे ये निशान लगा दें। आगे जाएं जी, 1260 ज्यादा हो गया है। फिर 1520, ये भी ज्यादा हो गया है। तो जनरली क्या हो रहा है, अगर आप इन वैल्यूज को देखेंगे, आप बिल्कुल टॉप पे लिखना चाहते हैं टॉप पे लिखें, बिल्कुल नीचे लिखना चाहते हैं नीचे लिखें। लिखना क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज लिखनी थी कि पहली वाली सोडियम की क्या है? फॉर सोडियम इट इज 494, फॉर मैग्नीशियम इट इज 736, फॉर एल्यूमिनियम इट इज 577, फॉर सिलिकॉन इट इज 786, फॉर phosphorus it is 1060, for sulfur it is 1000, for chlorine it is 1260, and for argon it is 1520। सो क्या हो रहा है सर जी? सारी वैल्यूज जनरली क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं, सिवाय दो के, सिवाय दो वैल्यूज के। मिक्स्ड है सर, ये अलग अलग? किसने कहा? छोड़ें सर जी, मैं एंड पे देख लूंगा इसको। जी भाई साहब, कहाँ मसला है जी? यहां मसला है और यहां मसला है। आई थिंक इस मसले को हम क्या करेंगे? इस मसले को हम कल डिस्कस करेंगे जनाब साहब। कब करेंगे जी? इस मसले को हमने कल डिस्कस करना है। आई थिंक इस मसले के बाद हमारा कल ये चैप्टर होपफुली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या करें जनाब साहब, यहाँ पे जाके मैं केमिस्ट्री के लेक्चर का इख्तिताम करना चाहूंगा। अपनी कौन सी फिजिक्स की नोटबुक्स निकाल लें, केमिस्ट्री का अब सवाल कल ही होगा, कल ही सवाल होगा।